हाँ, तो जो है आज हम लोगों को अब जानना है फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे का द्वितीय वैद्युत अपघटन नियम। फैराडे के सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार जब दो इलेक्ट्रोड या दो से अधिक इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है। जैसे ये दो इलेक्ट्रोड जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक उसी प्रकार से यह दो इलेक्ट्रोड जो है वह भी जो है किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद है, और ये भी दो इलेक्ट्रोड जो है किसी अलग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, तो जब जो है दो इलेक्ट्रोड या दो से अधिक इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है CuSO4 कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें मान लेते हैं कि जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसमें, और इसमें मान लेते हैं कि जो है जैसे ZnSO4 जिंक सल्फेट जो है कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये दो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। तो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जब अलग अलग इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है, और इस दौरान जो है इससे विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो हम लोग जान चुके हैं या जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के अनुसार कि जब किसी जो है इलेक्ट्रोलाइट का या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, तो इस दौरान कैथोड पर कुछ पदार्थ जमता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो प्रत्येक कंडीशन में क्या होगा, कैथोड के ऊपर जो है एक पदार्थ जमा होगा, हालांकि जो है धातु ही यहाँ पर जो है मौजूद होता है। तो जब जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तो इस दौरान कैथोड पर जो है एक पदार्थ जमता है। तो इसी संबंध में जो है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अब क्या कहता है कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद हो तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर जो जमा होने वाला पदार्थ होता है, ठीक है, कैथोड पर जो जमा होने वाला पदार्थ होता है वह उस पदार्थ के इक्विवेलेंट वेट के समतुल्य भार के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से जो है समझना है, क्या बताएं, जब अलग अलग इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद हो तो इस दौरान उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा होने वाला पदार्थ उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जो है सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर जो है देखें तो जो है कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा तो यहाँ पर जो है कॉपर जमेगा, और यहाँ पर जो कॉपर जमा होगा वह कॉपर का मात्रा वेट ऑफ कॉपर जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के। आया बात समझ में। ठीक उसी प्रकार से अगर जो है यहाँ पर देखें इस पोर्शन में तो सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस होना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो सिल्वर क्या होगा, इस कैथोड पर जमा होगा, तो कैथोड पर जमा होने वाला सिल्वर का जो मात्रा होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो जो है इस सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के। कोई दिक्कत है। और फिर अगर जो है इसी प्रकार से इसका निकालना चाहे तो क्या होगा, तो जिंक जो यहाँ कैथोड पर जमा होगा इसका मात्रा यानी कि वेट ऑफ जिंक जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक के। कोई दिक्कत है। तो यही है जो है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या कहा गया कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है तो इस दौरान कैथोड पर जमा होने वाला जो पदार्थ होता है उसका मान उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी सीधा समानुपाती होता है। तो अब अगर जो है हम जो इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर जो कैथोड पर जमा हुआ है
इस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए, यहाँ पर एक कांस्टेंट दे दिया, बाद बाकी जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सिल्वर एट कैथोड, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जो है के, और जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। तो दिक्कत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वेट ऑफ जिंक जो होगा वह जो है बराबर हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जो है के, और जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Zn यानी जिंक। ठीक है। तो अब अगर जो है यहाँ पर कैथोड पर जमा होने वाला पदार्थ और जो है उसके इक्विवेलेंट वेट का अनुपात अगर हम सब में निकाले, सब में रेशियो अगर निकाले, तो ये सब जो होता है उसका मान कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर जो है वो बराबर हो जाएगा एक जो है क्या, कांस्टेंट के हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर देखना चाहे तो वेट ऑफ सिल्वर एट कैथोड जो है और बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो है क्या, सिल्वर, इसका जो मान होगा, इसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी तब जो है क्या हो जाएगा, वेट ऑफ जो है जिंक और जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो है जिंक जो होगा, इसका रेशियो वो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है अगर हम जो है लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी जो है कह सकते हैं कि जो है वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर वह बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और यह बराबर हो जाएगा वेट ऑफ जिंक बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। ठीक है। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कोई दिक्कत है? एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देना, ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे। तो हम बताएं कि जब जो है अलग अलग इलेक्ट्रोड अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है, जब अलग अलग इलेक्ट्रोड क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है, तो इस दौरान इससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर कैथोड पर जमा होने वाला जो पदार्थ होता है वह उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर ये कॉपर इलेक्ट्रोलाइट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये जो है जिंक सल्फेट है, तो यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कैथोड पर यहाँ पर कॉपर जमा होगा, यहाँ पर जो है सिल्वर जमा होगा और यहाँ पर क्या, जिंक जमा होगा। तो ये जो जमा होने वाला इसका जो मात्रा होगा वह क्या होगा, इस जो है पदार्थ के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है लिख दिया, फिर यहाँ पर भी इस प्रकार से जो लिख दिया हम लोग, तो जो है हम कुल मिलाकर के जाने की जो है कॉपर का जो मात्रा होगा वह कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा, सिल्वर का जो यहाँ पर वेट होगा वह सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा, कॉपर का जो वेट होगा जो है कैथोड पर वो कॉपर के जिंक का जो यहाँ पर जो वेट होगा वह इसके इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होगा। समानुपाती को हटाए तो सबके बदले एक एक कांस्टेंट, और जो है अगर हम कैथोड पर जमा होने वाला पदार्थ और इसके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो अगर हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर हम निकाले हैं ये, उसी प्रकार से यहाँ पर इसका हम निकाले ये, और यहाँ पर निकाले जो है इसका, तो ये सभी का जो रेशियो होता है किसका, कैथोड पर जमा होने वाला पदार्थ और जो है उसका इक्विवेलेंट वेट का जो अनुपात होता है वह हमेशा ये जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो है ये सब का जो रेशियो होगा वह जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो जो है इस प्रकार से जो है हम लोग जो है यह जान गए फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और पहले हम लोग जो है जान चुके थे फैराडेज का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो अब हम लोग जो है यह जानते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में के बीच जो है रिलेशन क्या है, यानी कि रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग जानते हैं कैथोड पर जो जमा होने वाला पदार्थ होता है वह उसमें प्रवाहित जो है विद्युत धारा के परिमाण यानी कि Q के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो है इसी को जो है या फिर जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो है W जो होता है वह सब बराबर हो जाता है, इसके बदले कांस्टेंट Z और Q के बदले जो है क्या I इंटू टी। ये जो है हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हम लोग पहले से जान रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ जो है अब हम लोग जो है क्या जान गए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या हो गया, कैथोड पर जमा होने वाला पदार्थ क्या होता है, उस पदार्थ के इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन जो है क्या सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड चले तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड जो है सेकेंड, ये लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर होता है तो राइट हैंड साइड अपने आप जो है बराबर हो जाता है। तो जो है हम कह सकते हैं E बराबर जो है क्या हो जाएगा ZIT, है ना। और जो है इसी को जो है अगर तोड़ना चाहे तो जो है तोड़ना क्या, Z बराबर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा E/I इंटू टी हो जाएगा। और जो है क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट वेट और जो है IT यानी कि जो है क्या Q लिख सकते हैं। या फिर और भी इसको तोड़ना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि E तो तुम्हारा जो हो गया इक्विवेलेंट वेट और जो है यहाँ पर जो है इसके बदले जो है Q के बदले जो है F फैराडे दे सकते हैं, जो कि बराबर होता है 96,500 के। हाँ, तो जो है इस प्रकार से हम लोग यह जान गए कि जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बीच जो है क्या संबंध है। ठीक है।